वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। इस फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट एपिसोड होगा, लास्ट वर्किंग फाइनेंशियल डे फॉर द स्टॉक मार्केट्स। इस फाइनेंशियल ईयर का आज ये होने वाला है क्योंकि कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है एंड देन हम डायरेक्ट मिलेंगे मंडे को जब 1 अप्रैल होगा। तो ये आखिरी एपिसोड इन इस फाइनेंशियल ईयर, इसकी शुरुआत चलिए जल्दी से हम यहाँ पर करते हैं। तो स्टॉक मार्केट न्यूज में हमेशा हम ग्लोबल इकोनॉमी पहले कवर करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड आज मेरे पास कोई नई न्यूज नहीं है। ओवरऑल यूएस स्टॉक्स वर अप यस्टरडे। थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है सारे मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में इन दिस वीक, क्योंकि वीक के शुरुआत में थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी यूएस स्टॉक मार्केट्स में, लेकिन वो थोड़ी सी रिकवरी कल होती हुई नजर आई। हालांकि कोई मेजर रीजन इसके लिए एज सच मार्केट में नहीं था। मार्केट मेन चीज जो अवेट करेगा इस हफ्ते में वो कल आने वाली है, जब पर्सनल कंजम्पशन रिलेटेड नंबर्स जो है वो यूएस का स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो है वो रिलीज करने वाला है। हालांकि कल यूएस मार्केट्स भी बंद है, तो इसका इफेक्ट मार्केट पर क्या होगा ये हमें मंडे ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मेजर न्यूज नहीं है, इसलिए हम तुरंत बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सबसे पहली न्यूज कम्स फ्रॉम द आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक जो है वो काफी कीन है, यानी वो काफी देख रहा है कि आगे और कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा सके एज पर दी सोर्सेस। तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो अपॉर्चुनिटीज देखते जा रही है टू इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व्स। एंड रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो ये बढ़ाने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफी अच्छा मौका सेंट्रल बैंक्स को रिसेंटली मिला था। एंड वही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोस सेंट्रल बैंक भी होप करेगा कि इंडिया के इक्विटी एंड डेट मार्केट्स में आने वाले फ्यूचर में भी बढ़ते जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डॉलर इन्फ्लो, अगर डॉलर इन्फ्लो इस तरह से आता रहा रिजर्व बैंक को, तो इससे ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट ये होगा कि रुपी का जो डिप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा अरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि रिसेंट पास्ट में वो भी काफी ज्यादा डिप्रिसिएशन देखा गया था। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो एज ऑन 15 मार्च इंडिया एक रिकॉर्ड हाई फॉरेक्स रिजर्व्स पर पहुंच गया था एट 642 बिलियन यूएस डॉलर्स। आरबीआई के जो चीफ है शक्तिकांता दास जी, उन्होंने जनवरी में ही कहा था कि जो रिजर्व बैंक है वो एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स के प्लान की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ताकि इससे इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया ये जो है वो ग्लोबल करेंसी फ्लक्चुएशन से थोड़े से इंसुलेट हो सके। क्योंकि ऐसे टाइम्स पर हमेशा कोई भी सेंट्रल बैंक फॉरेन रिजर्व्स बेचकर ही अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड इसी से जो इंक्रीमेंटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी वजह से आगे और आ सकती है। तो क्या रीजंस है कि लास्ट कुछ मंथ्स में फॉरेन रिजर्व्स इंडिया के बढ़े हैं? तो एक तो की रीजन ये है कि इंडिया में इन्फ्लो बढ़ गया है, मेनली बिकॉज इंडिया की जो डेट है वो इंक्लूड हो गई है इन द जेपी मॉर्गन एंड ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स। तो डेट, ग्लोबल डेट का एक इंडेक्स होता है, उसमें इंडिया की भी डेट इंक्लूड हुई है। तो इस वजह से इंडिया में वो फॉरेन रिजर्व्स जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिससे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स काफी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर जाते हैं। स्टॉक वाइज अपडेट्स में काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स कल बहुत सारे स्टॉक्स के रिलेटेड मार्केट में आए थे, तो इनकी डिस्कशन हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। सबसे पहली अपडेट है रिगार्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक कल ऑलमोस्ट 4% से ऊपर रहा था। गोल्डमैन सैक्स ने अपना एक इसके लिए रिपोर्ट निकाला था जहां पर उन्होंने बाय रेटिंग असाइन की टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, गिविंग एन अपसाइड ऑफ 54% अपसाइड फॉर अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी एट 20 लाख करोड़। तो काफी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर उन्होंने की थी। उन्होंने जो रीजंस बताए कि क्यों उन्हें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, तो उन्होंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड जो डायनामिक्स है वो करंटली काफी फेवरेबल है लुकिंग एट दी वैल्यूएशंस ऑफ द स्टॉक। वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से काफी हो सकता है फ्रॉम डिज्नी जॉइंट वेंचर पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि आई एम क्वाइट डाउटफुल कि डिज्नी जॉइंट वेंचर से कितना वैल्यू अनलॉकिंग होगा, क्योंकि जो मेजर वैल्यू रिलायंस के स्टॉक में आती है दैट कम्स मेनली फ्रॉम देयर क्रूड ऑयल बिजनेस, द टेलीकॉम बिजनेस एंड द रिटेल बिजनेस। जो बाकी बिजनेसेस है उनके विच आर रिलेटेड टू डिजिटल एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनसे काफी कम वैल्यू उनके ओवरऑल स्टॉक प्राइस को आती है। तो व्हाट देयर प्रपोजिशन एग्जैक्टली इज फ्रॉम वैल्यू अनलॉकिंग ऑफ डिज्नी जॉइंट वेंचर, ये अब तक थोड़ा सा अनक्लियर है। लेकिन एक और रीजन जो उन्होंने यहाँ पर कहा है वो है कि एनहांस रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू एनर्जी बिजनेस, जहां पर बहुत सारी चीजें अब कमर्शियल एस्पेक्ट से मूव होने लगी है स्टॉक के लिए। किपेक्स साइकिल जो है वो दो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में रिलायंस ऑलरेडी है, विच इज रिटेल एंड जियो टेलीकॉम। तो यहाँ पर बहुत सारी केपेक्स उन्होंने की है जिसका मटेरियलाइजेशन आने वाले कुछ सालों में ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का कहना है। आरआईएल के जो कंसोलिडेटेड रिटर्न्स है वो भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का ओपिनियन है यहाँ पर। एंड कैश रिटर्न ऑन कैश इन्वेस्टेड
जो है वो काफी अच्छे से बढ़ेगा बाय FY27, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है, विच विल बी द हाईएस्ट सिंस 2011। तो काफी बड़े प्लान्स जो रिलायंस ने पिछले कुछ सालों से किए हैं वो मटेरियलाइज होंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का ओवरऑल कहना है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट $125 बिलियन का केपेक्स उन्होंने ओवर द लास्ट डेकेड किया है। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने अपने अलग अलग बिजनेसेस में, जहां पर जेस्टेशन पीरियड भी काफी लॉन्ग होता है, कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है सारे, तो इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं, उसके रिटर्न्स अब कंपनी को ज्यादा मिलने शुरू होंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। 4% अब रिलायंस का स्टॉक कर रहा था, विच इज अ बिग डील, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, 80,000 to 1 लाख करोड़ जितना मार्केट कैप रिलायंस का एक दिन में बढ़ा था, विच इज इक्वल टू एनी अदर लार्ज कैप कंपनी इफ यू से। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर सच अ बिग स्टॉक राइजिंग सो मच, एंड दैट्स व्हाट गोल्डमैन सैक्स थिंक्स कि आगे भी यहाँ पर अपसाइड उन्हें नजर आ रही है। चैलेट होटल्स जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक काफी इमर्जिंग प्लेयर, काफी इमर्जिंग होटल का चेन है, दे आर लाइकली टू रेज अप टू ₹1,200 वाया QIP। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वो करने वाले हैं एट द प्राइस ऑफ ₹775 पर शेयर। तो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से उन्होंने ये फ्लोर प्राइस बताई है कि जो फ्लोर प्राइस है वो फिक्स कर दी गई है ₹780 पर शेयर, लेकिन कंपनी 5% तक का डिस्काउंट इसके ऊपर दे सकती है, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर इस फाइलिंग में कहा है। तो कल की अगर हम बात करें तो चैलेट होटल्स के जो शेयर्स है वो क्लोज हुए थे एट अराउंड ₹870 पर शेयर। तो उन्होंने काफी अट्रैक्टिवली प्राइस किया है QIP, ऑलमोस्ट ₹100 पर शेयर से भी ज्यादा का डिस्काउंट यहाँ पर करंटली उनके करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते पहले ही चैलेट होटल्स के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया था ऑफ रेजिंग ₹2,000 थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफरिंग्स इंक्लूडिंग अ QIP। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही पिछले Q3 का क्वार्टर तो वैसे ही अच्छा रहा, बट इट्स गोइंग थ्रू अ वेरी गुड ट्रेंड। जो बाकी भी प्लेयर्स आप अगर देखोगे होटल इंडस्ट्री में, सो दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम। सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अभी शायद यही देख रहे हैं कि वो कैसे अपना नेटवर्क जो है और बढ़ाए, कैसे और इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करे, कैसे और भी होटल्स को अपने नेटवर्क के अंडर लाए। कंपनी का रेवेन्यू Q3 के लिए, चाइल्ड होटल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उनका जो Q3 का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ था टू 340 करोड़ ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का 91% से इंक्रीज हो गया ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस इन Q3 ऑफ FY24। सो दे आर कमिंग ऑफ अ वेरी गुड टाइम। लेकिन QIP से हमें एक जनरली अवेयर रहना पड़ेगा कि जब सेक्टर एक अच्छे टाइम से चल रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ट्राई टू डू अ QIP, एंड ऐसे QIP में वो बहुत ज्यादा पैसे रेज कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत बार कंपनीज को समझ में नहीं आता कि किस तरह से वो यूज करने। इवन वी सी द केस ऑफ चैलेट होटल्स, दे आर रेजिंग 1,200 करोड़ थ्रू दिस QIP। इतना उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम द लास्ट 4 और 5 years कंबाइंड भी इतने ज्यादा पैसे नहीं रहा है, उतना कैश उनके हाथ में अब आने वाला है। सो इट्स ऑन द ओनस इज ऑन मैनेजमेंट कि वो किस तरह से इस QIP को बेटर यूज कर सके। होटल बिजनेस एनीवे काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो दे हैव एवेन्यूज टू इन्वेस्ट द कैश, लेकिन एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए एज पर द प्लान्स। सो दैट इज द टेस्ट दैट ऑल द प्लेयर्स इन द होटल इंडस्ट्री आर गोइंग टू गो थ्रू इन द नेक्स्ट 4 और 5 years। अगली न्यूज है रिगार्डिंग PN गार्डिकल ज्वेलर्स, जो एक महाराष्ट्र बेस्ड ज्वेलरी चेन कंपनी है। उन्होंने फाइल किया है पेपर्स टू रेज 1,100 करोड़ थ्रू एन IPO। पुणे बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर है, एंड उन्होंने जो ये फाइलिंग किया है इसमें 850 करोड़ इज गोइंग टू बी फ्रेश इशू, एंड 250 करोड़ इज गोइंग टू बी ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू मतलब फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है कंपनी में, जो कंपनी का कहना है कि इसमें से 387 करोड़ जो है वो कंपनी यूज करने वाला है टू सेट अप 12 स्टोर्स इन महाराष्ट्र बाय FY26, एंड 300 करोड़ जो है वो यूज होने वाले टू रिपे द डेट ऑफ द कंपनी, एंड बाकी जो रिमेनिंग फंड्स है दे विल बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। PN गार्डन का ये कहना है कि वो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी में महाराष्ट्र में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। उनके करंटली 33 स्टोर्स है, एंड ज्वेलरी इज ऑल्सो अनदर सेक्टर। हमने होटल की भी बात जस्ट अभी की थी, ज्वेलरी भी एक ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छे स्ट्रक्चरल tailwinds से currently जा रहा है। If you see other jewelry players as well, जो whether it is Titan, whether it is Senco Gold, or whether it is Kalyan Jewellers, they are all going through good tailwinds, structural tailwinds जो इस इंडस्ट्री में currently मिल रहे हैं। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड HPCL जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है। दे हैव एंटर्ड इनटू अ JV टू बिल्ड EV चार्जिंग इंफ्रा, नॉट अ JV बट एक्चुअली जस्ट एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इट्स अ MOU दैट दे हैव एंटर्ड टू बिल्ड द EV चार्जिंग इंफ्रा। तो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक कार मेकिंग आर्म ऑफ टाटा मोटर्स, एंड उन्होंने ये MOU साइन किया है विद HPCL, जो ऑब्वियसली एक स्टेट ओन्ड ऑयल रिटेलर कंपनी है, टू एस्टैब्लिश चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो बोथ कंपनीज का ये कहना है कि कोलैबोरेशन जो है
इससे काफी अच्छा लेवरेज दोनों कंपनीज को मिल सकता है। एचपीसीएल का एक ऑलरेडी वाइड स्प्रेड फ्यूल रिटेलर नेटवर्क तो है ही, एंड टाटा का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आर्म है, दे हैव इनसाइट्स फ्रॉम सेलिंग ओवर 1.2 लाख ईवीज ऑन इंडियन रोड्स। 4 मॉडल्स है टाटा के ईवी में। तो ईवी में इंडिया में पैसेंजर व्हीकल्स में इट इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट प्लेयर, एंड उनका जो डेटा होगा, जो इनसाइट्स होंगे, उससे ईवी चार्जिंग इंफ्रा को लेवरेज करने में काफी आसानी हो सकती है, ऐसा दोनों पार्टीज का यहाँ पर कहना है। एचपीसीएल का एम है टू इंस्टॉल 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बाय दिसंबर 2024, एंड टाटा मोटर्स के पास ऑब्वियसली जो 4 प्रोडक्ट्स है उनके पोर्टफोलियो में रिगार्डिंग ईवी, तो इससे ईवी का इकोसिस्टम लेवरेज करने में भी काफी हेल्प यहाँ पर मिल सकती है। HPCL has already installed a total of 3,000, more than 3,000 EV charging stations in the country, जिसमें बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस जो है वो भी इंक्लूडेड है। तो ऑलरेडी दे हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क हियर, एंड दे वांट टू इंस्टॉल अ फ्यू मोर हियर बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। बजाज फाइनेंस का जो हाउसिंग आर्म है, दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उनके प्रिपरेशंस बिगिन हो चुके हैं फॉर एन आईपीओ, जहां पर वो टारगेट करेंगे कि वो लगभग 9 to 10 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन यहाँ पर हासिल कर सके। दैट इक्वल्स समवेयर अराउंड 75,000 करोड़ टू अराउंड 85,000 करोड़ के रेंज का वैल्यूएशन वो टारगेट कर सकते हैं। अगेन आपने अगर टाटा सन्स के आईपीओ के रिलेटेड जो रूमर्स स्लैश रिपोर्ट्स फॉलो किए होंगे, तो वहां पर आपने उन रिपोर्ट्स में सुना होगा कि एक आरबीआई का मैंडेट है कि जो अपर लेयर एनबीएफसीज है उनको कंपल्सरीली लिस्ट होना होगा बाय सितंबर 2025। तो उस कैटेगराइजेशन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आता है। सो अगर वो कोई अदर वे आउट इससे नहीं निकलते इन ऑर्डर टू एस्केप दैट क्लासिफिकेशन, तो उस केस में ये सारे एनबीएफसीज को अपना आईपीओ करना होगा बाय विद इन द नेक्स्ट 1.5 years। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो यूनिट है ऑफ बजाज फाइनेंस इटसेल्फ, एंड दे आर in talks with several investment banks as per these reports, so they are keen to do an IPO, unlike Tata Sons जहां पर अब तक clarity नहीं है whether they want to do an IPO or not। So obviously like I said, ये this move is in line with RBI's mandatory requirement, जहां पर उनको upper layer NBFCs को list करना है within the 3 years of being notified। तो इसके लिए हो सकता है कि they will be coming up with an IPO। अपार्ट फ्रॉम बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बाकी कंपनीज जो अपर लेयर एनबीएफसी में क्लासिफाई होते हैं, दैट इंक्लूड्स like was in news reports a few weeks ago, Tata Sons, HDB Financial Services, Tata Capital Financial Services। Tata Capital के related already there are a lot of news that they are going to soon file for IPO। इसके अलावा आदित्य बिरला फाइनेंस is trying to merge that business into their main business। आदित्य बिरला का जो मेन बिजनेस है वहां पर, एंड संघवी फाइनेंस एक और कंपनी है जो क्लासिफाई होती है एज एन अपर लेयर एनबीएफसी। अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल्स की बात करें, तो फॉर द 9 months ended December 31, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो AUM था दैट वाज ऑलमोस्ट 86,000 करोड़, एंड इट हैड इंक्रीज्ड बाय 31% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो काफी अच्छा इंक्रीज इनके हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में भी देखा जा रहा है। डिसबर्समेंट्स भी 31% से बढ़े थे, एंड नेट प्रॉफिट जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का दैट हैड इंक्रीज्ड बाय 41% फॉर द 9 months ऑफ FY24। आईसीआईसीआई बैंक रिलेटेड एक न्यूज करंटली आ रही है। दिस इज एज पर अ रिपोर्ट बाय मनी कंट्रोल, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक इज फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर अटेम्प्टिंग टू स्वे द माइनॉरिटी वोटर्स ऑन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डीलिस्टिंग। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज आल्सो अ लिस्टेड कंपनी, एंड दे आर गोइंग टू डू अ डीलिस्टिंग। तो इंडिया में डीलिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कंपनी को लिस्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन डीलिस्टिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बिकॉज आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का आपको जो परमिशन है वो लगती है इन ऑर्डर टू डू द डीलिस्टिंग। सो पास्ट में बहुत सारे कंपनीज है विच हैव फेल्ड डीलिस्टिंग। द लेटेस्ट एग्जांपल इज ऑफ वेदांता, जिन्होंने FY20 के बाद दे ट्राइड टू डू अ डीलिस्टिंग एट अ वेरी लो प्राइस, बट दैट डीलिस्टिंग ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक इज अप्रोचिंग द शेयर होल्डर्स ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड ट्राइंग टू कोक्स देम कि आप जो है वो डीलिस्टिंग के लिए वोट कर दो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो डीलिस्टिंग उसमें आप वोट कर दो, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर अग्री करेंगे तो ही ये डीलिस्टिंग जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक इज फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश एज पर सम ऑफ द पीपल हु हैव कमेंटेड अबाउट इट ऑन ट्विटर एज वेल। एक्स पे काफी ज्यादा लोगों ने इस पर बैकलैश रिपोर्ट किया है। आईसीआईसीआई बैंक इज एक्चुअली लुकिंग टू मर्ज इट्स 75% सब्सिडरी जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है विद इटसेल्फ। तो उनको डीलिस्ट करके खुद की कंपनी में एंटायरली उसको मर्ज करना है। एंड इसके लिए जो लेंडर जो आईसीआईसीआई बैंक है दैट इज ऑफरिंग 0.67 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक
for every one share in ICICI Securities. So they are not actually offering money; they are offering a share of ICICI Bank, 0.67 shares of ICICI Bank for every share that is held in ICICI Securities. लेकिन even ICICI Bank knows कि अगर उनको ये delisting pass करवाना है, then they need to get that number of shareholders to say yes to the delisting. So इसी के लिए काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं टू स्वे द वोटिंग प्रोसेस. ऐसा बहुत लोगों का कहना है जो ICICI सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर्स है कि दे आर बीइंग अप्रोच्ड बाय ICICI बैंक एग्जीक्यूटिव्स कि वो जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करे फॉर द डीलिस्टिंग प्रोसेस. क्वांट म्यूचुअल फंड जो है, क्वांटम म्यूचुअल फंड, उनका भी एक माइनॉरिटी स्टेक है इन ICICI सिक्योरिटीज. उन्होंने भी वोट किया है अगेंस्ट द प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग, सेइंग कि इससे जो उनके फंड के यूनिट होल्डर्स है, इट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ दोज यूनिट होल्डर्स. ऐसा क्वांट म्यूचुअल फंड का यहाँ पर कहना है. तो आगे यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. That concludes the news for today. अब हमारा फाइनल सेक्शन पर हम यहाँ पर बढ़ेंगे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमोडिटी की जिसका प्राइस पिछले एक महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गया. जब भी हम कमोडिटी एंड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शायद गोल्ड आ जाए, शायद कॉपर आ जाए, मे बी बिटकॉइन आ जाए, सीइंग द करंट ट्रेंड्स इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स. बट द कमोडिटी दैट हैज इंक्रीज्ड, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन द लास्ट 1 month, इज कोको. जी हाँ, चॉकलेट बनाने में यूज होने वाला की इंग्रेडिएंट दैट इज कोको. इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. इनफैक्ट as of today the prices have spiraled to over $10,000 per metric ton. Just to give you a comparison, इस साल के शुरुआत में ये $4,000 था. $4,000 per metric ton कोको का जो भाव है वो मार्केट में था. This is a commodity that is traded on some of the stock exchanges also. And in fact 1-2 साल पहले ये जो कोको था that was available at 2,000 to 3,000 USD per metric ton. तो वहां से अब 10,000 से भी ज्यादा. इनफैक्ट as of today a ton of cocoa is more expensive than a ton of copper. Copper से भी ज्यादा expensive कोको करंटली हो गया है. इतनी वाइल्ड सर्ज कोको के प्राइसेस में आई है. इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में चॉकलेट के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़े. लेकिन इसका क्या रीजन है, क्या ऐसा हो गया अचानक जिस वजह से कोको के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए? तो डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस इज द मेन रीजन. कोको का जो प्रोडक्शन है दैट हैपेंस मेनली इन वेस्ट अफ्रीका, एंड वेस्ट अफ्रीका produces almost more than 70% of the world's cocoa. जहाँ पर आइवरी कोस्ट एंड घाना जैसे कुछ अफ्रीकन नेशंस है जो मेजॉरिटी ऑफ द कोको पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं. लेकिन कुछ वेदर कंडीशंस बहुत बुरे हो गए हैं, हेवी रेन, ड्राई हीट एंड डिजीज की वजह से जो कोको प्रोड्यूस करने वाला जो बीन है उसका शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया. इनफैक्ट कुछ फैक्ट्रीज है इन वेस्ट अफ्रीका जिन्होंने प्रोडक्शन एंटायरली बंद कर दिया है, जिस वजह से वो एक्सपोर्ट जो है वो कर नहीं पा रहे हैं टू कंट्रीज लाइक यूएस. एंड इस वजह से सप्लाई हैज गॉन टेरिबली डाउन एंड ऑब्वियसली इस वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. तो चॉकलेट के भाव हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ जाए. ऑल्दो चॉकलेट्स जो लोअर एंड पर होते हैं उसमें कोको बहुत कम होता है. इट इज क्वाइट आयरॉनिकल टू से दिस, बट चॉकलेट में कोको बहुत कम होता है. अगर वो लोअर एंड के चॉकलेट्स होंगे मोस्टली उसमें पाम ऑयल होता है, कुछ एसेंस होता है एंड समटाइम्स कुछ आर्टिफिशियल स्टफ होता है ऑन अ बेस. लेकिन जो हायर एंड के चॉकलेट्स होंगे उसमें हो सकता है कि प्राइसेस बहुत बढ़े या फिर उनके जो पैक के साइजेस है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए फॉर दिस सेम प्राइस. So these are some of the things that could happen in the chocolate market, and this will even affect the desserts का जो entire market होता है तो उसमें भी काफी ज्यादा असर इस चीज का हो सकता है. So that concludes today's episode of आज की ताजा खबर. Like I said, इस फाइनेंशियल ईयर का ये आखिरी एपिसोड था. कल ऑब्वियसली मार्केट्स बंद है बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे, पर हम मंडे को वापस मिलेंगे विद अनदर एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर. नए फाइनेंशियल ईयर का वो पहला एपिसोड होगा, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल. मिलेंगे हम अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.